अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। नाजरीन, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब तो इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो बरतानी जरीदे बीबीसी ने लिखा कि भारत की हिकमत अमली ने टोटली नाकाम हुई दिखाई दी है। पाकिस्तान को फौजी महाज पर बर्तरी हासिल हुई और भारत की फैसला कुन जरब लगाने में मुकम्मल तौर पर भारत नाकाम रहा। पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत के लिए एक चैलेंज बन गई और अरबों डॉलर खर्च करके भी भारत को कुछ फायदा ना हुआ। टेलीग्राफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली और दिफाई हिकमत अमली को भारत पर बर्तरी हासिल की और भारतीय ताकत पर कई सवालात उठा दिए। राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया, जो कि एक तज़हीक आमेज शिकस्त है। इसी सिलसिले में नाजरीन, आज यौम तशक्कुर पूरे पाकिस्तान में पूरे भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में उसकी एक बहुत बड़ी और पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद थे और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा आज के दिन की अगर बात करें तो आज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से आज के दिन का आगाज हुआ। ये सब चीजें इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम एक जिंदा कौम हैं और पाकिस्तान, जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान को ललकारा, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी अवाम हर जगह पे बुनियानुल मरसूस यानी एक आहनी दीवार साबित हुई और इसी वजह से हमारा ऑपरेशन भी बुनियानुल मरसूस दुनिया के लिए एक वाज़े पैगाम था कि पाकिस्तान कभी भी जंग का दाई नहीं है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता किसी भी मुल्क के साथ, लेकिन अगर पाकिस्तान की सालमियत पर बात आएगी, पाकिस्तान के दिफा पर बात आएगी, तो फिर किसी के लिए कोई माफी नहीं है और दंदान शिकन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानिब से। और उसका अमली नमूना जो है वो हमने पिछले दिनों में पूरी दुनिया को दिखा दिया और भारत अब ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बल्कि इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी अब इस तमाम ड्रामे जो कि पहलगाम से शुरू हुआ और उनके ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंचा, ये ड्रामा, इस तमाम प्रोपेगेंडे के खिलाफ बातें उठना और आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और दूसरा हमारा एक अहम टॉपिक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि आज की खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर इस सारी जब ये जंग का एक माहौल बना हुआ था, बहुत ही यकजहती का मुजाहरा किया तमाम सियासी जमातों ने और एक पेज पर थे, लेकिन अब आज पीटीआई की जानिब से ये पैगामात सामने आए हैं कि उनकी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं और एक बार फिर जो है हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जारहाना हिकमत अमली अपनाने का ऐलान भी किया है और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ उनके जो फोरम्स हैं, उनकी जो कमेटीज हैं, वहां पर मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब दिफाई तजियाकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और वकास मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनसे बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज ब्रिगेडियर साहब से करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज यौम तशक्कुर है और जिंदा कौमें अपना इस किस्म का दिफाई अमल और दिफा के हवाले से जो अहम दिन होता है वो भरपूर तरीके से मनाती हैं और पाकिस्तान ने भी उसका आज अमली मुजाहरा पेश किया। पूरे पाकिस्तान में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर पाकिस्तान की एज अ कौम और ज़ाहिर मिलिट्री के हवाले से भी क्या पैगाम देना चाहेंगे? गुफ्तगू का आपसे आगाज करते हैं। जी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जैसे आपने कहा कि आज यौम तशक्कुर है, तो वाकई तशक्कुर का वक्त तो है, दिन भी है और मौका भी है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के भारत के साथ किया है और जिस तरह हमने उनके एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें रफेल शामिल थे, बरामोस शामिल थे, S-400 शामिल था, उसको जिस तरह हमने तबाह किया है, जिस अंदाज से तबाह किया है, उसमें हमारी एयरफोर्स की, या अगर आप कहें तो पाकिस्तान के अल-फतह मिसाइल की, और अल-फतह मिसाइल को जो ऑपरेट कर रहे थे एयरफोर्स में जो पायलट थे, जो उनके कमांडर थे, उनकी तो प्रोफेशनल एक्सीलेंस, प्रोफेशनल कमिटमेंट, प्रोफेशनल डेडिकेशन और उनकी एफिशिएंसी शामिल है ही, लेकिन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो है अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला के रहम और अल्लाह ताला के करम का, जिसकी वजह से इतने मुश्किल ऑपरेशन, खास तौर पे अभी आज अगर देखें तो एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके एटॉमिक एनर्जी कमीशन टाइप की जो एजेंसी है उसकी तरफ से एक
एक रिजॉइंडर, एक स्टेटमेंट एक जारी हुई है रिटर्न, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वहाँ जो ब्रह्मोस की साइट है ब्यास में, वहाँ पे रेडियो एक्टिव लीकेज है, और उसके अंदर उसका कॉज जो उन्होंने दिया है वो उन्होंने कहा जी सम अननोन एक्सप्लोजन ऑन 10th May एट 0540 आवर्स। तो वो रेडिएशन क्यों हो रही है, ब्रह्मोस की साइट ब्यास में थी, हमने क्लेम किया, उस जैसे उसको डिस्ट्रॉय करके आए, बताया कि ब्यास में ब्रह्मोस का जो स्टोरेज है उसको तबाह कर दिया गया है। उस वक्त इंडिया ने उसको डिनाई किया, उन्होंने ये भी डिनाई किया, हिंदू उनका अखबार है उससे खबर लगाई कि 3 रफेल जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिए, और उसका इनका कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो पंपोर में और अखनूर में उन तमाम साइट पे पहुंचा, वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहा था। तो खबर चलाई हुई तो इंडिया की हुकूमत ने वो हिंदू को बैन कर दिया और उस कॉरेस्पॉन्डेंट के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। फिर अभी लेटेस्ट जो चीज आई है वो करण थापर के साथ क्रिस्टाना फेयर का एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने उससे पूछा क्रिस्टाना से कि जी आप भारत कह रहा है कि उससे पाकिस्तान के जो है कुछ तैयारे मारे हैं, और लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा, कहीं पे खबर नहीं आ रही, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप करण थापर एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े रेप्यूट के जर्नलिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज बड़े क्लास के होते हैं। तो उन्होंने क्रिस्टाना से जब ये पूछा कि आप क्या कहेंगी, तो उसने सिर्फ एक लफ्ज जो कहा, जो बाकी तो इंटरव्यू बड़ा लंबा था, उसने कहा वट एवर इज इंडिया इज सेइंग इज ऑल बकवास, एंड उसने बकवास का लफ्ज इस्तेमाल किया, बीइंग एन अमेरिकन एंड ऑल दैट। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का सक्सेस रेट क्या था और पाकिस्तान ने किस तरीके का हुए। ये तो हमने कहा था बड़ा कैटेगोरिकली, ये हमने उस वक्त भी कहा था जब भारत ने 2 कब्जे तबाह किए थे 2019 में। बिल्कुल। उस वक्त भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि वी विल हिट यू हार्ड, हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और फिर DGICR ने भी आके कहा था कि हम अपनी मर्जी का टारगेट चूज करेंगे और अपनी मर्जी का टाइम चूज करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने ये करेंसी खरीदा था इसीलिए क्योंकि हमें पता था कि आने वाले दिनों में इंडिया जो किस किस्म का जो है वो एक्शन करेगा, और इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया था। तो वहां की जो स्टोरी शुरू हुई उसका कल्बिनेशन है कि J-10C तो आ गया था, उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा करना था और इंडिया को और दुनिया को ये बताना था कि बड़ा एक्यूरेट एयरक्राफ्ट है। फिर CL-15 मिसाइल का तजर्बा करना हो, प्रैक्टिकल मुजाहरा करना था। अल-फतह को हमने, अल-फतह 1 और 2 को हमने रेंजेस से तो टेस्ट कर लिया था, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो हमने बतानी थी कि जी हमने जो रेंजेस के ऊपर फायर किया, जो इसके ऊपर चीजें लगाई वो बिल्कुल ठीक है, टारगेट पे जाके करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चांस प्रोवाइड किया, शुक्रिया उसका, तो पाकिस्तान ने तमाम चीजें प्रैक्टिकली टेस्ट कर ली और एक्यूरेटली अपने अपने टारगेट पे मारी। बिल्कुल। तो अब इस तमाम चीजों के ऊपर शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का, मस्जिदों में और दुआओं में पाकिस्तान की पब्लिक का भी इसमें बहुत रोल है, पाकिस्तान के मीडिया का भी बहुत रोल है। और ये पहली जंग है जिसको कहते हैं ना एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो है वो एक जगह पे नजर आए, जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन थी और जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन थी वो उसकी अपनी पीक पे थी, क्योंकि जब ये चीजें वेल कोऑर्डिनेटेड वेल थॉट आउट होती हैं तो फिर उसके रिजल्ट डिलीवर होते हैं। तो ये रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने खुद बुला के डिलीवर, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, पूरी दुनिया के मीडिया इसको कवर कर रहा है। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया ने अमेरिका को अप्रोच किया और कहा कि जी सीज फायर करवाइए, और निक रॉबर्टसन ने उसको रिपोर्ट किया और तमाम अखबार ने उनको रिपोर्ट किया है। अब इंडिया के अंदर जो डिनायल की कैफियत है नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा। जो उसकी कांग्रेस के अंदर एक शख्स खड़ा होता है वो बताता है कि रफेल किसका गिरा, किट 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 बिल्कुल, वो बताता है कि प्रैक्टिकली रफेल किस तरह गिरा। कल एक उनकी एमपी ने तकरीर की, उसने कहा, उनका अपोजिशन का उसने कहा हमने तुम्हें कहा था कि मत छेड़ो उनको, वो आके हमको मारेंगे। उन्होंने मारा और उन्होंने हमारे तैयारे गिरे और आप हमें बता नहीं रहे कि तैयारे कहाँ का गिरे। उन एमपी का नाम मेरे जहन से निकल गया। वो कहते कि मैं हर उस साइड पे होके आया हूँ, 1.5 दिन मेरा लगा है, तो 3 दिन मेरे लगे हैं जहाँ पे तैयारे ये रफेल और ये बाकी तैयारे गिरे। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, अब ये बाकायदा तौर पर भारत की, जैसे कि आप शुरू में देखें उनकी बौखलाहट जाहिर होती है और बाकायदा तौर पर अब भारत के अंदर से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, भारत के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज जो हम देख रहे हैं
कि उनकी गीदड़ भभकियां अभी तक उसी तरह है। अभी आपने जैसे रेडिएशन की बात की है, ब्रह्मोस की बात की है, तो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि उनके जो वजीर दिफा है वो ये कह रहे थे AEIA से कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम, जो पाकिस्तान के एटॉमिक हथियार है वो महफूज नहीं है। लेकिन ये तो दुनिया के सामने एक बाकायदा पैगाम अब गया उनके बयान से कि महफूज तो उनके यहां नहीं है। अगर एक ब्रह्मोस मिसाइल की रेडिएशन वो नहीं रोक पा रहे तो मेरे ख्याल में वो पूरा एक एटॉमिक सिस्टम को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। और उनके फिर इस तरह से बयान आना और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होना, ये सब कैसा देखते हैं आप? भोपाल में 1980 भोपाल में गैस लीक हुई थी, अगर आपको याद हो, एक कार्बाइड फैक्ट्री में, जिससे पूरे भोपाल में कोई 30,000 लोग जो है वो मर गए थे। अब आप उसका इंडिया की एफिशिएंसी का इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए। वहां पे बेतहाशा न्यूक्लियर लीक है, वहां पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आपको इंडिया के अंदर बिकता नजर आ रहा है। वहां से स्मगल होके वो रशिया गया, उधर बिक रहा था, वहां से स्मगल होके बाकी कंट्रीज में गया, वहां वो बिकता पकड़ा गया। इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग हैं वो इस स्मगलिंग में और ताबकारी फैलाने में इन्वॉल्व है। दुनिया के बेशतर अखबारात है जिसके अंदर ये चीज रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान ने, देखिए, न्यूक्लियर, आप अगर हमारा पूरा इस जंग का अहवाल निकाले इन तमाम 10 दिनों का, तो हमने जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत थी और सोच रखने वाले जितने लोग हैं उन्होंने न्यूक्लियर की बात ही नहीं की। मैंने कहा ये न्यूक्लियर की, हमने कहा न्यूक्लियर की बात न करें, न्यूक्लियर जो है वो बहुत ही तबाहकुन चीज है पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी, के लिए बिल्कुल। हमने उस न्यूक्लियर की बात न करके, और हमने क्या कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है, हमने उसके अंदर रह के उसको होते हुए कन्वेंशनल डेटरेंट इस्तेमाल किया, एक टैक्टिकल डेटरेंट इस्तेमाल किया। हमने एयरपोर्ट से जो मिसाइल थे CM-400 जिससे हमने ब्रह्मोस और इनकी जो है वो तबाह किया, 400 था मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उनका, तो हमने वो उस जिम्मेदारी का मुरादा किया। और दुनिया पूरी, आप IAEA के बहुत सारे फोरम निकाल के देख ले, कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देख के, वियना में कॉन्फ्रेंसेस होती है वो निकाल, वहां पे बेताशा दफा पाकिस्तान का जो एटॉमिक एनर्जी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी तारीफ की गई, बल्कि यहाँ तक कहा गया मुख्तलिफ स्पीकर की तरफ से कि अगर आपने सिक्योर करना है तो पाकिस्तान जैसा मॉडल अपनाइए। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन बना था जो आज तक कायम है, और उसके अंदर बहुत ऐसे कदम रखे गए थे, ऐसे रूल है। खालिद कदवाई साहब के लेफ्टिनेंट, उनको क्रेडिट जाता है इस चीज का कि आज तक वो चीजें जो है बड़े सिक्योर हैंड में, सेफ्टी में, इंटेलिजेंस के हिसाब से हर एक के ऊपर नजर रख के चल रही है। तो ये भारत का राजनाथ सिंह है, वो पागल का बच्चा है और पागलों से भी मतलब है, थर्ड क्लास आदमी है। उसकी कभी बातें सुने तो आपको लगेगा कि कोई टके टोकरी का आदमी बोल रहा है जिसको ना बोलना आता है ना एक्सप्रेस करना आता है। नरेंद्र मोदी है, उससे कोई, मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ, अगर उसके अंदर कोई अक्ल है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। आपको याद है किरण थापर के साथ नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हुआ था, गूगल कीजिएगा तो गूगल पे पड़ा है, इंडिया के अंदर लोग सुन रहे हैं तो वो भी उसको गूगल करके देख ले। तो जब वो किरण थापर जो है, किरण थापर के इंटरव्यू कर रहा था नरेंद्र मोदी के, तो 2 दफा तो क्रिकेट ने पानी मांगा, नरेंद्र मोदी इतना बेगैरत है वो, 2 दफा पानी मांगा, तीसरी दफा उसे सवाल किया तो वो उठ के खड़ा हो गया और उसको एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए अंदाजा लगाइए, उसको थ्रेट देता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसको कहता है कि दोस्ती बनी रहने दो। यानी इसका मतलब था कि अगर तुम ऐसे सवाल करोगे तो तुम उठा के बंद करवा। बिल्कुल। और कितने लोगों को बंद करवाया इससे, कितने जर्नलिस्ट को बंद करवाया। ब्रिगेडियर साहब, ये पूरा मीडिया, बाकायदा उनका मीडिया जो है, जो जिस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की है, जिस तरह से उनके मीडिया का किरदार रहा है इन 5-6 दिनों में, पूरी दुनिया ने उन पे जो इस वक्त मेरे ख्याल में ऐसी कंडीशन या इस तरह से उन्हें पूरी दुनिया में हजीमत का सामना है कि बाकायदा इंटरनेशनली अब उन्हें कंडेम्ड किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि एक फ्रिवलेस किस्म की स्टेटमेंट और उनकी मीडिया रिपोर्टिंग हुई, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। वो बेगैरत है, असल में मीडिया इनका बेगैरत है। जो बेगैरत होते हैं और जो बेशरम होते हैं, जहाँ पे आप मेजर गोबर आर्या या तो टिनी टोकरी मेजर है जिसकी वक़्त जो है वो टके के बराबर नहीं है, नॉलेज उसकी आप देखिए, ताकि वो खड़े होकर कह रहा है कि लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा हो, कराची में हमारा जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर गया, बिल्कुल उल्लू के पत्थर, ये पता
उसके लिए एक सबमरीन जो है वो काफी होती है। तो ले आते ना एयरक्राफ्ट कैरियर, तो जहां मैं वो एयरक्राफ्ट गोस्वामी है उनका वो अंकल वो क्या, उसने आपको पता है काबुल के अंदर 6 मंजिला होटल बना दिया था। वो चीखता है तो ऐसे लगता है कि वो किसी अपना वो है ना क्राइम फैक्ट्री से आया है, जहाँ उसके माँ बाप ने उसके अंदर लगा के उसके पीछे पूछा था कि चुप ना होना, हवा निकालते रहना। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं ना, जिनका ना कोई अकल होती है, जिनकी ना कोई शर्म होती है, जिनमें ना गैरत होती है, या कुछ तो कोई इज्जत रख लो अपने मुल्क की। क्या दुनिया को पता नहीं चलेगा कि लाहौर में क्या हुआ है, इस्लामाबाद में क्या हुआ है, कराची कैसा है? पर क्या दुनिया सेटेलाइट के जरिए उसको कवर नहीं कर रही? अगर कोई ऐसी चीज होगी नौजुबिल्ला तो बीबीसी तो फौरन अपना ब्रेकिंग न्यूज चला देगा बिल्कुल। कि जी उनका अब तो कोई चीज छुप नहीं सकती ना ब्रिगेडियर साहब। अब वो दौर थोड़ी है कि आप किसी एक सोर्स पे रिलाय कर सकते हैं या मीडिया पे रिलाय कर सकते हैं। अब तो सैटेलाइट का दौर है और पूरी चीजें मॉनिटर हो रही हैं पूरी दुनिया में और कोई चीज छुप नहीं सकती। हेलो जी, आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? आवाज आ रही है जी? मैं यही आपसे कर रहा हूँ ना जी कि इस दुनिया में पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सैटेलाइट मौजूद है, वो एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब टीवी चैनल पे बैठ के चीख चीख के आप कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। देखिए, इंसान का कोई स्टेटस होता है, कोई आपका एक लेवल होता है, आप उस लेवल पे रह के बात कीजिए, अपने स्टेटस पे रह के बात कीजिए, जो मर्जी बात करें। लेकिन ये इस किस्म की धमकियां देना जिस तरह इंडियन मीडिया करता है और चीख चीख के बोलना, रोड रोड के बोलना, एक उनका वो जनरल बख्शी है, उससे अपनी मूछें संभलती नहीं है तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। मतलब है कोई शक्ल या सूरत हो तुम्हारी। मैंने उससे पूछा था कि तुम किसी एकेडमी से पास हुए हो या किसी अपना रिक्रूट में वो जो सिपाहियों का ट्रेनिंग सेंटर है वहां से कसम परेड की है तुमने? तो वो इन चीजों के मतलब ये लोग अजीब नमूने किस्म के लोग हैं। यानी आपने बात करनी है तो फैक्ट पे बात कर ले, तो फैक्ट पे नहीं करते, झूठ भी बोल रहे हैं तो तरीका कहाँ से झूठ बोल रहे, वो झूठ थोड़ा फैक्ट पे नजर आए ना, आप वहां खड़े होके कहे। तो ये तो इनका जो रोल है मीडिया का, ये आपको पता है जब लास्ट टाइम 2019 में जो टेंशन हुई थी उस वक्त ये फौजी यूनिफॉर्म पहन के इनके एंकर आ गए थे स्टूडियो में, फिर दुनिया के चैनल से रिपोर्ट लाई थी कि इट्स वॉर मॉन्गरिंग मीडिया। बिल्कुल। अब वो जो इनका जो गूदी मीडिया है वो मैंने और आपने नहीं कहा, इनके अपने लोग हैं। एक रवीश कुमार साहब हैं, उनके वो रोजाना अपना वीलॉग करते हैं और बड़ा सस्टेन वीलॉग होता है और फैक्ट की बात करते हैं, समझाते भी इंडियन हुकूमत को। और गूदी, उन्होंने गूदी मीडिया नाम दिया है इसको। बिल्कुल ऐसे है। अगर उसके अंदर लोग गूदी मीडिया कह रहे हैं, कॉर्पोरेट मीडिया कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी का वो कहते हैं कि जी इससे खरीदा हुआ है वो मीडिया, आप मुझे बताइए। अब तो ब्रिगेडियर साहब इस पे कोई शक व शुबे की बात ही नहीं रही, क्योंकि पूरी दुनिया में, जैसे हमने पहले बात की कि पूरी दुनिया में अब तो ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते हैं सिफारती सतह पर। आज की ये खबर है कि इन्होंने बौखलाहट में और अपनी हसीमत उठाते हुए इंडिया ने टर्की की एक फिजाई कंपनी है उसे बैन कर दिया। अमेरिका के खिलाफ अभी बयानबाजी शुरू हो रही है। जो मुल्क हकायक सामने रखता है या सच की बात करता है, ये सिफारती सतह पर उससे लड़ने के लिए तैयार है और उसके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि ये सिफारती सतह पर भी बहुत बड़ी इनके लिए शिकस्त है और बहुत बड़ी इनके लिए एक हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गिरना पड़ना इंडिया के लिए और कोई ऐसा मौका नहीं होगा कि पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए और इनकी असलियत सामने आ गई। देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इनसे क्या तवक्को करें। इनके जयशंकर जो है ना, जो उसने स्टेटमेंट एक दी थी जब वेस्टर्न कंट्रीज इनको कहते थे कि जी आप वो जंग ना करें और जंग जो है वो ठीक नहीं है इस खित्ते के लिए, तो उसकी एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी। वेस्ट को उसने कहा था कि हमें प्रीच ना करें, डोंट प्रीच अस, हमें ये बताए आप हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अब जिनके जहन में जयशंकर का मुझे नहीं पता कि उसको क्या खन्नास है उसके जहन में, और अपने आप को क्या समझते हैं कि फिफ्थ बड़ी पावर है, वो अपने आप को अमेरिका समझना शुरू हो गया इस किस्से का। जिससे अमेरिका ने कहा था आयु विदा तो आई आप हमारे साथ है, हमारे साथ नहीं है, तो ये भी उस रिफ्लेक्शन में जा रहे। मतलब कोई ये स्टेटमेंट बनती है जयशंकर जैसे बंदे थे इंडिया से कि आप हमारे साथ है या नहीं है, या आप हमारे साथ खड़े हैं। तो तुम ठेकेदार हो दुनिया के, तुम्हारे बाप का आपकी दुनिया है, तुमने ये दुनिया खरीदी हुई है, तो दुनिया के बाकी ममालिक तुम्हारे बाप के नौकर है। तुम किस मुल्क की बूटी हो? तुमने अपनी शक्ल देखी है तो शक्ल देख के जाके आईने में देख लो। जो लोगों को कह रहे वो मेजर गोबर आ गया है,
उसने क्या किया, उसने ईरान के मतलब इतनी सफारती भी इनको जी 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 तहजीब नहीं है, मोरालिटी नहीं है इनमें कि वो जो है वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है जो इंडिया गए थे उनके उनकी तस्वीर के ऊपर कांटा लगा रहे हैं और उनके बारे में मुगलजात बक रहा है। अब ना वो सफारतकारी में है ना वो फॉरेन ऑफिस में है, वो उसका आप एटीट्यूड देखें। ये असल में बात ये है, मैं आपको एक चीज बताऊं जो हमारे सुनने वालों को, आपके सुनने वालों को पता होनी चाहिए जी कि ये आरएसएस का माइंडसेट है ना, ये दहशतगर्दी पे बिलीव करके डेवलप किया जाता है। आरएसएस बनी थी मैसोलिनी और हिटलर 1825 में 1925 में उनके ख्यालात से मुतासिर हो गए। अब उसके 100 साल मुकम्मल होने वाले, इनको वो जोश चढ़ा हुआ है। अब आरएसएस की जो सिलेक्शन होती है ना जी वो ये होता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लोग गुर्बत की वजह से रेलवे स्टेशनों पे और फुटपाथों पे, अस्पतालों के बाहर, धर्मशालों में, मंदिरों में के बाद छोड़ जाते हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नाजायज ताल्लुकात के जरिए में पैदा हुए होते हैं, इलिसिट रिलेशन के जरिए। ये उन लोग, इन बच्चों को, ये आरएसएस के जितने प्रीचक और इनके जितने ये हिंदू साधु माधु टाइप है, ये मैं केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, वो उनको उठा के ले जाते हैं। वो जितने बच्चे हो उनको ये अपने धर्मशाला, अपने जाके वो ट्रेनिंग सेंटर जिसको ये वो अपना वहां पे ये रखते हैं, जो 12,000 के करीब 13,000 के करीब इंडिया के अंदर मौजूद है। तो वहां पे जब ये लोग रहते हैं उनको ये इंडोक्ट्रिनेट करते हैं एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम बुक्स के साथ। उनके अंदर ये जहर घोलते हैं एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमानों का। तो वो जो शाखा कहते हैं उनको, जहाँ पे ये ट्रेनिंग है, अब वो जो नाजायज बच्चे लेके आए होते हैं जिनके बाप का भी पता है ना, नरेंद्र मोदी भी इसी तरह का एक शख्स था जो उनके शाखा में आया था। अब उनके जहन में इन्होंने ये सब तक वो बड़े होते हैं, 14 साल की उम्र में पहुंचे हैं, जब ये उनको उनकी परेड करते हैं, 15 साल 16 साल जब वो बालिग होते हैं, उसके अंदर ये वो वही सलूट करते हैं जो हिटलर के जमाने हाई हिटलर की तरह सलूट होता था, डंडा इन्होंने उठाया होता है और वोट लेते हैं कि हम मुसलमानों को खत्म करके रहे। अब जिस लड़के ने वहां रह के 4 साल की 5 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक एंटी मुसलमान और एंटी अकलियत और एंटी पाकिस्तान थीसिस पढ़ा हो, उनको इंजेक्शन लगाए गए हो, उनसे आप अकल की किस तरह तवक्को कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है इस पे ब्रिगेडियर साहब के। जाहिर है जिनकी ग्रूमिंग या जिनकी नशोनुमा इस तरह के माहौल में होती है, या आरएसएस का जो बयानिया है, और आपने अभी एक केस हिस्ट्री बताई जिसमें पूरी चीजें सारी सामने आई हैं, तो बाकायदा तौर पर अगर इनकी ट्रेनिंग ऐसी होगी तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पर मजीद भी हम बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि हमने बात की अभी कि अगर आरएसएस का नजरिया पूरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि भारत के अंदर अब आवाजें उठती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी, टेररिज्म उसकी एक प्रचार करते हैं, और ये बाकायदा तौर पर जो अकलियतें हैं भारत में मौजूद हैं, जिसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। और इनकी पॉलिसीज अगर आप देखें, बाकायदा तौर पर वो अखंड भारत के चक्कर में उन अकलियतों के साथ जो है वो नारवा सलूक कर रहे हैं, और गलत फहमी उन्हें थी पाकिस्तान के हवाले से, जो हमारे आर्म फोर्सेज ने बड़े भरपूर अंदाज से कुछ दिन पहले इनकी गलत फहमी को दूर किया और उनको उन्हीं की जबान में जवाब दिया। तो इस पर हम मजीद भी बात करते हैं। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।